गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवन एट ऑफिशियल पे स्वागत है। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, आनंद देने वाला विषय हिंदी। आनंद और बहुत ही मनोरंजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इन विषय वस्तु को, हिंदी की विषय वस्तु को बड़े अच्छे से, बड़ी सरलता से सीख लेते हैं तो सीखने के बाद क्या होती है, हमारी जीवन शैली और जीवन की जो मुख्य भाग है, पठन पाठन का जीवन जो एकदम मस्त हो जाता है, मनोरम हो जाता है। तो इसी के क्रम में, इसी की सरलता और महत्वाकांक्षा को रखते हुए इस विषय को हम आज आपके बीच रखेंगे, सरल करेंगे। और खासकर बोर्ड परीक्षा के लिए तो संदर्भ है ये क्लास 10th की हिंदी का पार्ट है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व को हम लोग देखते हैं कि टोटल हमको कितने नंबर ये प्रोवाइड करा रहा है। 3 नंबर बोर्ड में। तो बोर्ड परीक्षा में आपको 3 नंबर दे रहा है। तो बोर्ड परीक्षा में है, इम्पोर्टेंट है यहाँ भी। उसके बाद क्या है, आप बोर्ड परीक्षा से जब निकल जाएंगे 11th 12th में आएंगे, ये स्टार्टिंग आपका क्या है, एक पहला या दूसरा चरण है, क्योंकि 9 में भी कुछ पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो आज आपको 3 नंबर दे रहा है, लेकिन आप अगर अच्छे से इसको समझ लिए तो आने वाली नई नई क्लासों में, एकेडमिक की क्लासों में 11-12 में, उसके बाद कंपटीशन में आपको कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, गारंटी देते हैं। और कंपटीशन में पूछी जा रही क्वेश्चंस को आप को रिलेट कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। इवन अपनी जीवन शैली में जो लिखने का शौक रखते हैं, है ना, सोचते हो ना, नहीं लिख पाते हो लेकिन इसके बारे में सोचते हो कि कैसे कोई कहानियाँ, कोई लाइनें कैसे सेट की जा रही, कोई सॉन्ग, कोई दोहा कैसे लिखा जा रहा है, क्या क्या उसमें यूज़ हो रहा है। तो जब ये हमारे दिमाग में बात आती है, मस्तिष्क में, तब हमको ये सोचना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य का मतलब सिर्फ कविता, दोहा, रचना कोई होगी, सिर्फ उसी के सजाने की बात की जाएगी इसमें, ठीक है। गद्य को सजाने वाली बातें बाद में करेंगे हम लोग, बट यहाँ पे काव्य, पोयम, कविता, रचना को हम कैसे सजाते हैं, कैसे सेट करते हैं, संरचना कैसे बनाते हैं, उसकी नीति को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और सरल करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला ये है रस। रस का मतलब ये होता है कि कोई कविता का नेचर, प्रकृति कैसा होगा, कैसा होगा का सेंस ये है कि वो कविता हमें हंसाएगी या रुलाएगी, एकदम करुणमय बना देगी, या बहुत ही प्रेरणादायक करेगी, देशभक्ति वाली कविताएं होंगी। तो ये रस ही डिसाइड करेगा कि ये काव्य हमारी और कविता हमारी कैसी होगी, किस प्रकृति की। तो रस जब हम उठाते हैं तो आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में आपको सिर्फ 2 रस क्या सुझाए गए हैं, आपको बताए गए हैं। पहला है हास्य रस, दूसरा है करुण रस। मतलब 10 के अंदर या तो आप हंसोगे, या तो आप रोओगे, और या तो आप दोनों करोगे, दोनों का आनंद आप लोग लोगे। पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रस से क्या है, हास्य का अस्थाई भाव। हास्य रस का अस्थाई भाव मतलब टोटल देखोगे राउंड फिगर में कि हास्य का नेचर कैसा है, तो वो हास है, हंसमुख करने वाली चीजें इसमें मिलेंगी, विषय वस्तु, ऐसी सी शब्दावली, ऐसा ऐसा इसमें माहौल दिया जाएगा कि हंस पड़ोगे, अंदर अंदर क्या होगा, मुस्कान लिए बैठे रहोगे, आनंद से पढ़ते रहोगे। लेकिन उसी के दूसरे पार्ट में आओ, करुण। करुण रस का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक मतलब संवेदना,
कोई दुख, कोई कष्ट, कोई संवेदना इसमें व्यक्त किया गया होगा इस कविता के माध्यम से। ठीक है, तो रस को पढ़ते हो काव्य को सजाने के लिए, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं अलंकार। तो कक्षा 10 वाले मेरे सारे बच्चे ध्यान से बड़ी ही सरलता से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अलंकार हिंदी में और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। जैसे 10 में आप सिर्फ पढ़ रहे हो ये, लेकिन बताया नहीं जा रहा है आपको कि फिगर ऑफ स्पीच भी है। बट इन्हीं के क्रम में जो आपके सीनियर्स हैं, जैसे 11th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चों को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया जा रहा है, तो वो हिंदी में भी अलंकार पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं। जब आप अलंकार पढ़ते हो बेटा, तो यहाँ पे आपको, यहाँ भी देखिए अलंकार होते हैं दो, एक शब्द आधारित अलंकार, एक अर्थ आधारित अलंकार। आपको दिया है सिर्फ अर्थालंकार। एग्जामिनर और यूपी बोर्ड चाहता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा मेहनत ना करें और ज़्यादा दिक्कत उनको ना हो, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त सिलेबस उनके बीच रखा है कि बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ज़िंदगी को ज़्यादा बोरिंग मत बनने दीजिए कि ज़्यादा बहुत बड़ा सिलेबस है, इसीलिए आपको बहुत ही छोटा कर दिया गया, नैरो सिलेबस को कर दिया गया है। तो अलंकार में है अर्थालंकार, जो सिर्फ अर्थ के आधार पे ही किसी लाइन को, किसी पंक्ति को, किसी कविता को सजाएगा। अर्था अलंकार जब हम लेते हैं, उठाते हैं, तो उसमें हमको 3 अलंकार क्या किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं और दिशा निर्देशित किए गए हैं कि यही आपको पढ़ना है। तीनों अलंकार को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि अलंकार में क्या क्या हमको पढ़ना है। अर्थालंकार, तो अलंकार में हमको लक्षण एवं उदाहरण देखते हुए पढ़ लेना। लक्षण का मतलब जैसे देखते हो ना कि पूछते हो कि ये बीमार है या कुछ दिक्कत है, तो बोलते हैं कि इसका लक्षण दिख रहा है इसका, इसलिए ये बीमारी इसको लगी। तो ऐसे ही हम लोग कोई लाइन, कोई दोहा का पार्ट का देख लेंगे, लक्षण समझ लेंगे तो बता देंगे कि ये उपमा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए बेटा लोग, तो उपमा अलंकार को इंग्लिश में सिमिली बोल रहे हैं, रूपक को मेटाफर बोल रहे हैं और उत्प्रेक्षा को इंस्पिरेशन बोल रहे हैं। आगे देखिए, हिंदी पढ़ रहे हो तो सिर्फ ज़्यादा क्वांटिटी में हिंदी पढ़ो, इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा समझते चलोगे, इसलिए क्योंकि आपको इसके बाद इंग्लिश भी पढ़ना। हो सकता है 10 में भी फिगर ऑफ स्पीच आया हो, 2-3 पार्ट तो पढ़ लो। तो उपमा जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें उपमा से संबंधित देखो, अब दोहा में क्या करेगा, दे देगा कोई दोहा आपको, उसमें पूछेगा स्पष्टीकरण को लेके कि बताओ, इसमें एक व्याख्या करने को पूछेगा, उसके बाद ही आपको बताना पड़ेगा स्पष्टीकरण कि इस अलंकार में कौन कौन चीजें शामिल है। तो स्पष्टीकरण का सबसे पहला ही पॉइंट है उपमेय। उपमेय मतलब कि जो लाइन में दिया गया है, मान लो उपमा का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों से तुलना कर दो, जैसे चांद जैसा मुखड़ा। तो मुखड़ा क्या है, एक भौतिक है, वो भी चांद भी भौतिक है, तो भौतिकता में तो लेना नहीं है, बट क्या लेना है, एक जो प्रत्यक्ष हो रहा है आपके सामने बहुत ही नज़दीक है, वो है मुखड़ा, मुख, और एक जो है चांद जो दूर है बहुत, दूसरे ग्रह का, दूसरा उपग्रह है, तो वहाँ पे क्या है, चांद जैसा मुखड़ा। अच्छा, ये नहीं समझ में आया तो आपके चैप्टर में दिया है, क्वेश्चन बैंक में आप लोग पढ़ते हो कि अलंकार में क्या है, हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद जो है, तो जैसे क्या है, हरिपद, जो हरि मतलब क्या होता है, भगवान। भगवान के चरण कोमल है, किसके समान, कमल के समान। तो कमल का फूल देखो आपको जो प्रत्यक्ष हो रहा है, और एक जो भगवान का पैर है, ईश्वर का जो चरण है, वो कमल। एक वस्तु से दूसरी वस्तु से तुलना की जाए,
उसको हम बोलेंगे क्या, उपमा बोल देंगे ना, उपमा देंगे। जैसे एक और देख लो उपमा का उदाहरण, बोलते हैं ना कि अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए। तो ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिन के बाद मिलना या दिखाई नहीं देना। ईद का चांद, जैसे ईद का चांद बहुत दिन बाद दिखता है, एक साल में एक बार 2 बार या तो दिखाई देगा। तो उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की तुलना की गई। और उसके बाद स्पष्टीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है उपमान। उपमान मतलब कि दूसरी वस्तु से जो तुलना की जा रही है वो है। उपमान के बाद वाचक आता है। फिर चौथा पॉइंट है साधारण धर्म। तो उपमा में क्या है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा और ये होना भी, हर अलंकार के साथ ये सब चीजें मिलेंगी। तो कुछ कट भी जाएगी, मान लीजिए उपमेय और उपमान हर अलंकार में है। तो उपमान उपमेय क्या होता है, प्रेजेंटेशन है जिसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। हरिपद, जैसे हरिपद तो उपमेय हरिपद हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहो सीरीज में। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में जैसे रूप दिखा दो, इसमें जीवन तथा निर्जीव से सजीव बना दो। तो जैसे रूपक अलंकार का एक अच्छा उदाहरण है, क्या है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। ये चंद्रमा जैसा चेहरा, चांदनी जैसा मुखड़ा मैं देख सकूं। तो क्या है, देखना सिर्फ एक छोटा सा चेहरा ही है, लेकिन संवेदना इतनी बड़ी है कि उस चेहरे को मैं क्या बना दिया, चांदनी बना दिया। तो ये क्या होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आपको देख लग रहा होगा कि हिंदी वाकई में ये बहुत ही मनोरंजन और बहुत ही रोचक विषय है, तो इसको समझते चलना है। नेक्स्ट अलंकार, अर्थालंकार का नेक्स्ट पार्ट है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का सेंस आप लोग क्या है, हिंदी में थोड़ा सा हिंदी टफ होता है ना, कठिन है उसको समझना। हिंदी को देखते ही हम लोग, हमारे दिमाग में 2 बातें आती, ये एक तो ये कि इसको समझ लेना है, एक तो ये इसको छोड़ देना है। तो जो छोड़ी हुई चीजें रहती हैं वही हमारी समस्या बन जाती है, क्योंकि पढ़ना आपको कैटेगरी नहीं बनानी है, आपको उसको सरल करना है। कठिन इसलिए है क्योंकि वो आपके अभ्यास में नहीं है ना। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हैबिट। यह आदत का प्रश्न है कि एक की आदत आपको लगी है इसलिए उसको सरल कर दिए हो, और एक चीज की जैसे उपमा रूपक सुनते आए हो तो ये पढ़ लेते हो। उत्प्रेक्षा थोड़ा सा कम सुनाई देता है, चर्चा भी कम होती है और इसका संधि विच्छेद भी थोड़ा सा टफ है, इसलिए ये थोड़ा सा कठिन जैसा लगता है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ते चलना है। तो इसकी इंग्लिश है इंस्पिरेशन। किस टाइप का इंस्पिरेशन, अब यहाँ पे उत्प्रेक्षा में पॉसिबिलिटीज बनेगी, संभावना व्यक्त होगी किसकी, प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की यहाँ पे प्रस्तुति दी जा सकती है और किसी वस्तु की यहाँ पे अनुपस्थिति बताई जा सकती है, यानी पॉसिबिलिटीज को बताएंगे, वो भी प्रेरणा का स्रोत लेते हुए। तो काव्य सौंदर्य का दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठेगा 10 वाले बच्चों के लिए, यही कि अर्था अलंकार के अलंकार में कितने अलंकार हैं, पहला क्वेश्चन तो आपको यही तीनों बता देने हैं। और ऑप्शन में रहेगा तो आपको प्रश्न कई तरीके से तैयार करना है, जैसे एक बहुविकल्पी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 विकल्प ये वाले, और एक अति लघु उत्तरी क्वेश्चन 1 लाइनर जिसको बोल रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर। उसके बाद है शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरी प्रश्न। उसके बाद है लॉन्ग आंसर, विस्तृत उत्तर। तो आपको क्या करना है, कई तरीके से इसको तैयार करते हुए चले आना है। अच्छा, आओ काव्य सौंदर्य के तत्वों में तीसरा टॉपिक है छंद का। तो जब हम छंद देखते हैं तो छंद जैसे ही ये शब्द आता है हमारे दिमाग में तुरंत भागता है कहाँ,
वो काव्य के लाइनों में, क्योंकि वही हमको दिखता है और जगह हमको नहीं दिखता। अच्छा, मेरे पढ़ाने के क्रम में मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, प्राथमिकता और ध्यान किस पे देता हूँ कि बच्चों की राइटिंग पे और उस राइटिंग की टेक्निक्स पे। क्योंकि बच्चे क्या है, आप लोग कैसे लिखते हो, वर्ड बाय वर्ड लिखते चले जा रहे हो, कौन सी गलती कर रहे हो, पंक्चुएशन मार्क्स की। तो सारे बच्चे पंक्चुएशन मार्क्स जो समूह अर्थक चिन्ह है उसको हिंदी, इंग्लिश और चिन्ह ऐसे सूची बना लेना, आपको याद करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो छंद में 2 चिन्ह आपको मिलेंगे, वो भी बताता हूं। पहले यहाँ देख लो छंद। अब आपको छंद में 2 छंद अलॉट किए गए हैं। एक छंद का नाम है रोला, एक छंद का नाम है सोरठा। और भी छंद है, क्योंकि दिन ब दिन आपका सिलेबस नैरो हो रहा है, कट रहा है। तो रोला, सोरठा ऐसे वो है, दोहा, चौपाई, तो वो सब कट गए, आपको सिर्फ 2 ही मिला है, ये मत सोचना बहुत ज़्यादा है। तो 1-1 नंबर का है, जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, समझते हुए, बड़े ही आनंदित होते हुए भाव से। तो रोला, अब रोला देखो, अब कैसे डिफाइन करोगे, डिसाइड करोगे कि कौन रोला है, छंद कौन, छंद सोरठा। तो पहली ही लाइन ध्यान से सुनना बेटा, सीखते हुए चलेंगे बिल्कुल। तो रोला देखेंगे कि जो हमारे प्रश्न में दिया है 4 पंक्ति है, ठीक है, तो वो रोला होगा, ठीक है। अच्छा, 4 पंक्ति है और वो पंक्ति कैसी होगी, सममात्रिक छंद टाइप की होगी उसकी प्रकृति। सममात्रिक मतलब सभी मात्रा समान प्रकार के होगी। चरण होंगे उसमें 8, चरण होंगे 8। तो ये वाला मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा डिफाइन कर सकूं अच्छे से। यहां मिटा देता हूं। चरण होगा आपका 8। तो 8 चरण सममात्रिक टाइप के होंगे और पंक्तियां होंगी 4। कैसे होगा देख लीजिए, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखिए 4 पंक्ति हो गई। अब चरण देखेंगे, स्टेप्स कि दोहा कि ये रोला छंद जो है कितने स्टेप में है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चरण हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण देखते चले जाएंगे बड़ी सरलता से, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लेंगे, अब दोबारा रिवाइज कर लेंगे, दोबारा फिर से पढ़ लेंगे, तो चौथी बार जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-1 नंबर का है, देख लो। मात्राएं, मात्राएं देखो इसमें 11-13 मात्राएं इसमें होंगी, ठीक है। कैसे होंगी, एक इसमें क्या है नियम, 11 और 13 मात्राएं होंगी। 11 क्या है प्रथम में होगी और 13 द्वितीय चरण में होगी। तो यहां पे थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ नॉर्मली है, वही है, ठीक है। तो 11-13 क्या करेंगे, यहाँ पे 11 मात्राएं यहाँ कर लेंगे हम लोग प्रथम चरण में, और द्वितीय चरण में हम लोग क्या कर लेंगे, 13 मात्राएं कर लेंगे। तो समझते हुए चलेंगे सभी। इसको ऐड करोगे कितना मिलेगा, 24। फिर यहाँ पे 11-13 24, 11-13 24। तो हर प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11-13। अच्छा, अब आप लोगों के मस्तिष्क में, मन में ये बन रहा होगा कि ये 11-13 क्या लगा रखे हैं कब से। तो ये क्या है, 11-13 मात्राएं हैं। एक हमने क्या कहा था, समूह अर्थक चिन्ह, जो कि यहाँ पे है, इसको बोल रहे हैं क्या, इस टाइप के होंगे। तो 11 क्या होंगे इसमें, लघु,
तो यहाँ पे देखिए बताया हूँ वही चीज, ये चिन्ह जो है गुरु कहा जाता है इसको। ये चिन्ह क्या है? लघु। समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। तो गुरु क्या होते हैं? गुरु हमेशा दो को रिप्रेजेंट करते हैं, दो। ये चिन्ह अगर कहीं दिखा यानी कि यहाँ पे दो मात्राएं, दो मात्राएं मतलब तो छोटा आ को ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। किसको करेंगे? बड़ा आ को। छोटा ऊ को नहीं करेंगे। किसको करेंगे? बड़ा ऊ को करेंगे। ऐसे ही दो दो को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें 10 क्या हो गए? 10 इसमें गुरु हो जाएंगे, प्लस 1 जो होगा लघु। तो जो सिंगल वाला है इसको बोलेंगे लघु, यानी छोटे मात्राओं को यूज करेंगे। अभी क्या है दोहा में एक देख लेते हैं, जैसे जीत जीत हुई, जीत जीत हुई। तो एक देखिए लास्ट में छोटी ई आई है तो इसके लिए एक, ऐसे ही बिल्कुल इसको समझ लेना। तो यहाँ पे आपने रोला को समझा। सोरठा देख लीजिए, सबसे लास्ट पॉइंट है काव्य सौंदर्य के तत्वों में सोरठा छंद। तो यहाँ हमने क्या किया था? प्रकृति में सममात्रिक छंद, यहाँ पे प्रकृति उसकी हो जाएगी अर्ध सममात्रिक छंद, आधा समान रहेगी मात्रिक छंद। ठीक है। अब देखिए चरण क्या होंगे? 8। ओ चरण होंगे 4। जो यहाँ पे मैंने किया था, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, सेट करता हूँ इसको। अब चरण जो होंगे 8 के अलावा 4 होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सोरठा। ठीक है, सोरठा पढ़ रहे हैं। तो ये हम लाइनें यहाँ बना दिए, आप भी ये करते रहिए, लिखते रहिए। तो 4 हमने चरण बना दिया। अब मात्राओं की बात आती है तो 11 मात्राएं 1 और 3 पंक्ति में। हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, इसमें होंगी 11 और 11। तो 11 की व्यवस्था आप लोग देख लियो ना, बता दिए हैं कि 10 गुरु होंगे और 1 लघु। और दूसरा मात्राओं का जो व्यवस्था है इसमें, क्योंकि अभी 2 लाइन छूटी है, तो 13 13 2 और 4 पंक्ति में। तो ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग सिंबल कर लेंगे। तो यहाँ पे आज आपका हो जाएगा 13 13 मात्राएं, 13 13 मात्राएं 2 और 4 पंक्ति में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बिल्कुल समझना है। उसमें क्या था? 8 चरण था, इसमें क्या है? 4 चरण है। उसमें क्या था? 11 और 13 मात्राएं हैं एक एक चरण में, है ना। और इसमें क्या है? पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13। तो बच्चों आज हम सीखे हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, कविता को सजाने के तत्व में 3 चैप्टर हमने पढ़ा, रस, अलंकार और छंद को। तो कोई भी समस्या होने पे आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और अभ्यास कराएंगे कि दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरे सब्जेक्ट पे आप टाइम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।